चलो नेक्स्ट बात करते हैं इम्पल्स की। लिखो इम्पल्स, सारे करना। पूरा नहीं किया? क्यों नहीं किया? आपने सोचा आज टेस्ट हो जाएगा? किस किस ने सोचा आज टेस्ट होगा? मैं पहले समझा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि टेस्ट रहेगा, ऐसे बोल रहा हूँ, जिसमें एनएलएम फ्रिक्शन दोनों का मर्ज रहेगा, क्योंकि वो एनएलएम फ्रिक्शन एक ही चैप्टर है ना, देखा जाए तो। सर्कुलर अलग रहेगा, वो भी डालना है क्या? आप बोलो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो आया तो आज बच्चे इसलिए नहीं आए कि आज टेस्ट है, ऐसा भी हो सकता है, तबीयत खराब कर लियो। टेस्ट तो मैंने इसलिए डाला है कि रैंडम कभी भी हो सकता है, तो थोड़ा प्रिपेयर रहो यार, है ना, क्योंकि मैं बता के नहीं लूँगा, लेकिन मैं पहले समझा जरूर रहा हूँ कि टेस्ट रहेगा। इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब जानते हो क्या? मतलब किसी पे, जैसे मान लो आपका टेस्ट हुआ, क्या हुआ? आपका टेस्ट हुआ और आपने क्या किया? 0 नंबर लाया, ठीक है, 0 आया, ठीक। जिसके माइनस में आया उसको तो फिर सर का हुआ दिमाग खराब, सर के दिमाग में पता नहीं कि जो आया तो उसको तुरंत चिपका, तुरंत। तो जो एक सडन चेंज हुआ ना उसके गाल पर, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, सडन वो फोर्स लगाया मैंने उसके, शटाक, दैट इज इम्पल्स। इम्पैक्ट फोर्स होता है, इम्पैक्ट, दैट इज इम्पल्स, है ना। बात समझ में आ गई? तो किसी मतलब जो जब उस पर पड़ेगी ना, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम होगा। कितना कम होगा? बहुत कम। जैसे डी टी मान लो, डेल्टा टी तो कुछ डिफरेंस हो गया, लेकिन उसी को डी टी बोल देंगे तो वो बहुत कम होगा। जैसे कि आपने क्या किया, एक बॉल को लिया, बॉल को दीवार पर फेंका, तो जब वो दीवार से टकराएगा तो उस पर इम्पल्स लगाएगा, वो बॉल जैसे दीवार पर टकराएगी वो उस पर इम्पल्स लगाएगी, तो जो फोर्स होगा ना उसको इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, तो इम्पल्स को इस तरह से बोल सकते हैं, आई इक्वल टू, मतलब ऐसा हो सकता है कि इम्पल्स वो चीज़ है कि कोई फोर्स है या फिर कोई मूवमेंट है, किसी मूवमेंट पे ऑफ एनर्जी मान सकते हो आप, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस पर रिएक्शन हुई। रिएक्शन होगी सही, तभी तो आपको पता चलेगा। ये केमिस्ट्री की रिएक्शन की बात नहीं हो रही है ना, एक तो पता लगे आप केमिस्ट्री की रिएक्शन। तो एफ डॉट डी टी, ठीक है, T1 से T2, T1 से T2। तो अगर फोर्स F इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए क्या, या फिर डायरेक्शन भी होनी चाहिए? दोनों। तभी तो फोर्स वेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो बाहर, तो एफ हो जाएगा इंटू डी टी, T1 से T2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ एफ T2 माइनस T1, इसको मैं डेल्टा टी बोल सकता हूँ, एफ डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं एफ वर्सेस डेल्टा टी का ग्राफ बनाऊँ तो क्या बनेगा? ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा? जैसे कि मैंने दिया ये रैंडम कुछ बना दिया ये ग्राफ, तो इसका ग्राफ क्या शो करेगा हमको? जो इसका एरिया है वो क्या देगा? क्या देगा? इम्पल्स देगा। देखो ना, अगर इसे कंपेयर करो, आप कंपेयर करो ना, वाई कैसे कंपेयर करोगे? डी एफ अपॉन डी टी क्या होता है? जैसे फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स अपॉन टाइम नहीं, एरिया है ना, सॉरी, वाई डी एक्स, एरिया निकालना अपन। तो एफ डॉट डी टी क्या होगा? एफ डॉट डी टी इम्पल्स हो जाएगा, है ना, एरिया की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? इम्पल्स। एरिया अंडर द कर्व दैट इज क्या देगा हमें? इम्पल्स देगा। तो ऐसे करते हैं ना, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, वाई डी एक्स, कुछ याद हो तो लिमिट हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी T1 से T2,
तो ये एरिया अंडर द कर्व देगा, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, एफ डी टी, क्या देगा, इम्पल्स, क्या देगा, इम्पल्स। ओ मैन सावधानी और आजकल कहाँ बढ़ती है बढ़ जाए तो चल जाना, क्या दिक्कत। ठीक है, अब ये तो बस इम्पल्स के बारे में था, लेकिन काम हमारे क्या आएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें अब, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, पहले बताओ। इम्पल्स, वाह पढ़ रहे हो, मतलब वेरी गुड। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो क्या बोल सकते हैं, एफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। ये किसने बोला था, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ। ठीक है, ये बोला था। तो अगर मैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी बोल दूँ तो कोई दुख वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एफ की जगह डी पी अपन डी टी रख दूँ, बोल सकता हूँ क्या। देखो ये आपस में कट पिट के क्या ये हो गया इंटीग्रेशन डी पी, तो क्या मैं इसको डेल्टा पी बोल सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है, जो आई है वो डेल्टा पी के इक्वल होगा। मतलब इसको मैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर बोल सकता हूँ। तो यही है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मैं इम्पल्स की बात करूं तो किसके बराबर है, डेल्टा पी के बराबर, जो लिख लिया ना भैया। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मान लो मुझे फाइनल मोमेंटम निकालना है तो मैं इम्पल्स में अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर दूं तो भी मैं ऐसे फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकता हूँ। बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी इम्पल्स, वेक्टर वो लगा दिया क्या इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, किसकी डायरेक्शन में, अलोंग द फोर्स, है ना। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या आएगी, मोमेंटम की यूनिट नहीं पता, केजी मीटर पर सेकंड, या फिर न्यूटन सेकंड, है ना। आई बात समझ, चलो लिख लो। ध्यान रखना वो एक्सटर्नल फोर्स बताया मैंने, इंटरनल के बारे में नहीं बताया। आजो कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो इसमें लिख लो 2-3 लाइनें, ये तो लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख दो। लिखो इम्पल्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट लाइन लिखना इट्स डायरेक्शन अलोंग द फोर्स। नेक्स्ट लाइन लिखो ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स। नेक्स्ट लाइन लिखो ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड, ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट लाइन लिखो, लिख लिया ना, लिखो impulse of external force is equal to the change in linear momentum of the system. Impulse of external force is equal to the change in linear momentum of the system. ठीक है, आई बात समझ। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट।
हो गया ना? देखो क्वेश्चन, f इक्वल टू 3t² प्लस 2t। क्वेश्चन से नेक्स्ट 49 चलेगा ना। देखो f इक्वल टू 3t² प्लस 2t एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम। फाइंड ए पॉइंट स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बी पॉइंट इम्पल्स फोर्स t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। कर दो फटाफट, आपको कर लोगे ऐसे। बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया आपको, आपके सम्मान टेस्ट पहुँचा दी गई। आपने इंटीग्रेशन किया कि नहीं किया? इंटीग्रेशन में क्वेश्चन क्या बनी? t³ प्लस t²। लिमिट क्या लगाई? सही है, तो I12 आ रहा है ना? लेकिन पूछा क्या है? ओ मैं सावधानी हट गया, तो यहाँ तो 1 था, 1 है। हाँ आप करो। हाँ वही तो मैंने कहा इतना इजी क्वेश्चन किसे दे दिया? हाँ 10 हो जाएगा। वही तो मैंने कहा यार इतना सस्ता क्वेश्चन है, आपको कैसे दे सकता हूँ मैं? आ गया? आ गया? कर तो आंसर लिख लो। स्पीड तो आएगी 11 मीटर पर सेकेंड, है ना? और इम्पल्स आएगा 10 न्यूटन सेकेंड। आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल of mass 2 kg is moving along the positive x axis. A particle of mass 2 kg is moving along the positive x axis with the velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप बोलो तो बता दे कि सर। A particle of mass 2 kg is moving along the positive x axis with the velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। with the velocity of 3 meter per second and a point, a first point है ना, an impulse of 6 Newton second is given along the y axis and an impulse of 6 Newton second is given along the y axis. Find final velocity of the particle। मतलब क्या हुआ? एक पार्टिकल था बेचारा, सीधा एक्स एक्सिस में जा रहा था, आपने आके उसे एक लात की दिली वाई एक्सिस में और उसको न इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा। आगे बात, जैसे मान लो, चलो वो पार्टिकल आप खुद मान लो, आप मान लो 2-3 दिन से कोचिंग नहीं जा रहे, ठीक है? 10 दिन हो गए कोचिंग नहीं जा रहे, बंक करते हुए पता नहीं कहीं गेम खेलने जाते हो आप, है ना? तो क्या हुआ, किसी अब कोचिंग फीस देख लिया बच्ची की परसेंटेज दी, तो आपकी मम्मी के कॉल किया गया कि हेलो मैडम बच्चा नहीं आ रहा। तो बच्चा तो डेली निकल रहा है घर से, दाल में कुछ काला लगता है, कुछ गड़बड़ नज़र आती है। तो मम्मी ने किसे बोला? पापा से। पापा आए, हाँ बच्चा कोचिंग, पापा मैं कोचिंग जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा जाओ, ठीक। अब क्या हुआ, कोचिंग इधर थी, बच्चा इधर जा रहा था, पापा ने भेज दिया कि चलो जाओ, ठीक है। अब पापा पीछे पीछे, अब बच्चा इधर जा रहा था, कोचिंग इधर थी, पापा ने पीछे से लात की दी, कोचिंग की तरफ गया बच्चा डायरेक्ट। आई बात? तो ये वही फीलिंग वाली बात है क्वेश्चन की, आप कर सकते हो आप। मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, उसके लात वाई डायरेक्शन में मारी, ये ना कर दो। हाँ ए पॉइंट इसको करो, फिर दूसरा पॉइंट लिखाएंगे। मैं आपको इतनी जल्दी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताओ, नहीं आया हो? नहीं समझ, बताओ।
हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करो सर आप। ऐसा है क्या? आ गया होगा अब तक तो कर लिया होगा, सब कुछ आ जाता है आपको। कुछ है क्या आपके मतलब यार, ये भी क्या चीज़ है? कुछ है क्या आपके? सब कर लोगे आप, सब कुछ आता है आपको। नहीं है? हाँ गलत। देखो फील करो सबसे पहले, सॉल्यूशन की बात करते तो पार्टिकल था, ये मान लेते हैं ये ऐसा कुछ पार्टिकल था 2 kg का, इस डायरेक्शन में ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन मान लेते, ये वाई डायरेक्शन। इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगाया क्या? कितना लगाया? 6 JK है ना, यही है। थ्योरम क्या बोलती है? इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर। ठीक है, इम्पल्स दे रखा है 6 JK, डेल्टा पी क्या होगा? m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आएगा? 3 IK, ये होगा ना। तो वी फाइनल नहीं निकाल पाओगे, m की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 2, तो इसको इधर भेज दो, 3 JK इक्वल टू वी फाइनल माइनस 3 IK। तो वी फाइनल की वैल्यू आ गई 3 IK प्लस 3 JK। तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा? इधर जाएगा क्या? कितना? 3√2। इसका मैग्नीट्यूड ये तो आएगा 3√2, इधर जाएगा ना। तो आप सोचो ना, आप कोचिंग गए ना, आप इधर गए, आप छोटी गंगा में गए, पास में नाला था, कूद गए, क्लियर? चलो आ गए ना? आया नहीं आया? फीलिंग लेनी है किसी को? चलो सेकंड बी पार्ट, बी पार्ट। An impulse of 12 Newton second is given along x axis. An impulse of 12 Newton second is given along x axis and 6 Newton second along y axis. Find the final velocity. And 6 Newton second along y axis, then find final velocity. ये तो रीज हो गया आपके लिए। चाय कम पानी ज़्यादा है ना, ये चाय ज़्यादा पानी कम, इजी हो गया ना आपके लिए। तो आपको सब कुछ आता है बस, क्लियर ना सर? कर लिया हमने तो। कुछ जगह टफ है क्या? वहाँ इम्पल्स में आई कैप देख के मेरे दो, बस ये करना है और कुछ थोड़ी करना है। तो इम्पल्स के लिए क्या रखिए आपने? 12 IK प्लस 6 JK। अब इस बार इस जगह क्या रख देंगे? 12 IK प्लस 6 JK, और इसकी वैल्यू वही 2 इंटू वी फाइनल माइनस 3 IK। वी फाइनल निकल लोगे, ठीक है? ये करना है बेटा, है ना, ये करना है बराबर, इसे वी फाइनल निकल जाएगा। कोई टफ है क्या? कोई दिन तक होते ही नहीं है, ठीक है? चलो चलो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखना, एक पार्टिकल है यहाँ पर, एक पार्टिकल m मास का, उसको h हाइट से छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, कैपिटल H हाइट से ड्रॉप किया, मतलब v इक्वल टू 0 है क्या? ड्रॉप करने का मतलब यही है। तो ये क्या हुआ? ये यहाँ से चलता 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 यहाँ आया, ठीक है? ये टकराने के बाद फिर वापस ऊपर गया, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? इसकी जो ये वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई और इसमें कितनी कवर की डिस्टेंस? h/2, ठीक है? तो ऐसा ऐसा कुछ है, बात समझ में आ गई? तो लिखो फाइंड ए पॉइंट, impulse exerted by the ground surface on the particle, impulse exerted by the ground surface on the particle
ऑन द पार्टिकल। करो, सोल्व करो। आ गया बेटा? सो इतने टफ क्वेश्चन दे देते फिर बोलते आ गया। m अंडर रूट जी एच, 50% मैच हुआ है आंसर, कुछ और भी आएगी चीज़, क्योंकि आपने जो फेकालॉजी किया ना उसके हिसाब से तो ठीक है। अब मैंने देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मतलब मैं ओनली ग्राउंड सरफेस के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो हवा में कितनी देर रहा और हवा में कितनी देर गया, मुझे आना और जाने के समय की बात करनी है। मतलब यहाँ पर जिस वेलोसिटी से टकराया और जिस वेलोसिटी से निकला, तो मुझे वही वेलोसिटी लेनी है। आगे बात समझ, क्वेश्चन को इसलिए ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, एग्जेटेड बाय द ग्राउंड सरफेस। अब ग्राउंड सरफेस तो यही है ना, हवा में तो नहीं है ग्राउंड सरफेस, है क्या आपके? आपके उधर हो एक तो नहीं ना, हमारे यहाँ तो यहीं पे। तो आपको तो सब कुछ पता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ, नीचे वाले को नेगेटिव ले लूँ, किस वेलोसिटी से इस पे इम्पैक्ट करेगा? v1 क्या होगा? रूट 2gh, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेना। और ये किससे निकलेगा? v2 इक्वल टू जाएगा रूट 2g, यहाँ h/2 हो गया क्या, तो क्या रूट gh हो जाएगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। आपको आया नहीं आया? बस दूसरा क्यों नहीं निकाला? तो आपने सोचा कि सेम होगा, यूं? क्योंकि वो पूरा नहीं गया ना, ऊपर बीच में रुक गया। क्या पता उसको आपसे मिलना हो, क्या मुझे किसी सरफेस की जगह किसी स्टूडेंट की सरफेस काम में लेनी चाहिए, ऐसा कुछ बोले हो गया। तो इम्पल्स बाय ग्राउंड सरफेस क्या होगा? क्या होगा? डेल्टा पी m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये हुआ ना। तो मास तो m है और आई जी फाइनल कितना है? रूट जी एच माइनस रूट 2gh, ये आएगा। तो m रूट जी एच, इतना आंसर तो आपका आ गया था, 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये भी क्या जोड़ दिया था क्या आपने? माइनस आएगा प्लस आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे की डायरेक्शन माइनस, तो डायरेक्शन प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आया। ये रहा। मैं ये देखना चाहता था कि क्योंकि इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आया प्लस। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको मैंने सोचा आप बोलोगे सर ये तो गलत है, लेकिन आपने तो बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट, बी पार्ट, फाइंड द इम्पल्स, बी पार्ट इसी में ही, फाइंड द इम्पल्स एक्जेटेड बाय द अर्थ, find the impulse exerted by the earth on the ball during the whole journey. Find the impulse exerted by the earth during the whole journey. Find the impulse exerted by the earth on the ball during the whole journey. तो बताओ क्या आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बार तो ये ओनली ग्राउंड पे था, ये वो पूरी होल जर्नी मतलब ऊपर से वहाँ तक। अर्थ तो पूरे पे लगाएगी ना यार, नहीं लगाएगी? अरे अर्थ ने कहा था, अर्थ तो आप कहीं भी रहो, अर्थ हमेशा लगाएगी ना फोर्स। हाँ तो बस, तो इम्पल्स में दो इम्पल्स आएंगे, कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट इम्पल्स आएगा इम्पल्स बाय अर्थ,
प्लस इम्पल्स बाय ग्राउंड इक्वल टू क्या होगा 0, इनिशियल 0 फाइनल 0 वेलोसिटी, बस ये 0 हो गया। तो इम्पल्स बाय अर्थ इक्वल टू माइनस इम्पल्स ऑफ ग्राउंड, तो ये ऐसे आएगा माइनस, वो आपके वैसे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वी 0 है, यहाँ वी 0 नहीं हो तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना फिर, आई बात समझे, ऐसी बात है। इसलिए जो आपने जो तुक्का मारा वो सही बैठ गया, लेकिन फंडा ये है, अब आई बात समझे, आया। अगर इनिशियली मतलब 0 से ये होता फिर किसी का ये इनिशियली 0 या फाइनल 0 ना, इसलिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो किसी और v1 वेलोसिटी को v2 वेलोसिटी आ जाएगी ना, तो उसको आपको m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी करना पड़ेगा। ये बताऊँ, देखो इम्पल्स बाय अर्थ प्लस इम्पल्स बाय ग्राउंड इक्वल टू क्या होगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इम्पल्स बाय अर्थ क्या हो जाएगा माइनस इम्पल्स बाय ग्राउंड, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस m रूट जी एच इंटू 1 प्लस रूट 2, ये आएगी ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इम्पल्स बाय ठीक है यार, ये ऐसी वाली बात मत बोलो माइनस प्लस का डिफरेंस, हम यार यही पढ़ रहे, हम ABCD तो नहीं पढ़ रहे, है ना। तो इम्पल्स बाय अर्थ इम्पल्स बाय ग्राउंड डिफरेंस क्या है, बस दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा, लेस टाइम मोर टाइम, क्योंकि ये पूरे पे लग रहा है और ये ओनली अर्थ यहाँ पे लग रही है। आगे बात समझ में, तो कोई समझने की बात है ही नहीं इसमें। तो ऐसे ही कुछ किया था क्या आपने, ऐसे ही कुछ किया, ऐसा नहीं किया था, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया था, समझ में नहीं आ रहा था, हमारा तो ऊपर से उड़ रहा है ऐसा तो नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि आप पढ़ते हो डेली तो आएगा, आप डेली नहीं पढ़ते तो बेटा मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। देखो तो आपसे एक बात शुरू से बोलता रहा हूँ, आपको समझ में सब आएगा, लेकिन कंडीशन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है कि आपको डेली पढ़ना है, होमवर्क को वो भी डेली करना है। अब आपको एक दिन की छुट्टी मिल गई फिर भी आप नहीं कर पाए तो हमसे ना हो पाया, तो हम क्या कर पाए, कुछ कर पाया, हम कुछ नहीं कर पाए। देखो यार जो वर्क है ना उसको टाइम पे कर लिया करो, वैसे भी मैं आपको बहुत कम वर्क देता हूँ कि ज़्यादा वर्क किलो के हिसाब से वर्क देता हूँ, पॉइंटों में वर्क देता होगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, पॉइंट में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरफेस थी बेचारी, एक पार्टिकल है 2 किलोग्राम का, ठीक है, उसको मैंने यहाँ से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और ये यूँ आया, ये यूँ गया, ठीक है, ये वही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है ना, मतलब ये वो स्पीड है, ये वो स्पीड है जिससे टकरा रहा है और ये वो स्पीड है जिससे वो निकल रहा है। तो आपको इस बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और ऐसे क्वेश्चन दिया करो। तो ये वो स्पीड है जिससे वो यहाँ से हिट कर रहा है और ये वो स्पीड है जब हिट करने के जस्ट बाहर निकल रहा है, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस बोल देता हूँ, इसको एक्स एक्सिस बोल देता है। इसको मैं मतलब जिस एंगल पे आया ना उसी एंगल पे गया, ये लो और इजी कर दिया मैंने, ठीक है। जो ये वाली लाइन होगी ना जिससे इम्पैक्ट करेगा इसको बोलेंगे इम्पैक्ट लाइन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। या फिर ज़्यादा दिक्कत आए तो इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लो, ग्रेविटी फ्री स्पेस होगी तो इसी से टकराएगी, है ना, बात समझ में आ गई। तो आपको लिखना है फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड सरफेस ऑन द पार्टिकल, ये जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर वाली कंडीशन है, जस्ट बिफोर लिख देता हूँ, जस्ट बिफोर हीटिंग और ये जस्ट आफ्टर हीट, ताकि आप डाउट लेके आने लग जाओ। तो क्या निकालना है, फाइंड द इम्पल्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड सरफेस ऑन द पार्टिकल। कर सकते हो क्या,
कर दिया होगा अब तक तो। इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे बेटा, आई कैप जे कैप में तोड़ना पड़ेगा इसको, है ना, हिंट हिंट दे देते नहीं तो पता लगे, सबको जोड़ दो एक साथ। सरफेस हमेशा कौन सा फोर्स लगाती है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है ना, याद है ना, नॉर्मल। हाँ करो, 32 पीछे जे कैप, सही है सही है, 32 जे कैप। डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होगी इसकी, है ना, क्योंकि इम्पल्स सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगाती है। बताऊँ क्या, है ना, 32 जे कैप बेटा आ गया। देखो कंपोनेंट करेंगे तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा 6, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा 8, ठीक है, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा 6, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा 8। अब तो हो गया सॉल्व। क्या करना है, इम्पल्स इक्वल टू m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो 2 इंटू वी फाइनल क्या होगा 6 आई के प्लस 8 जे के माइनस वी इनिशियल कितना है 6 आई के माइनस 8 जे के। तो देखो ये आपस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 2 32 जे के। कोई दम वाली बात नहीं, तीसरी स्टेप आने नहीं देते अपन, याद है ना। कोशिश ये रही कि अपन इसको बरकरार रखें। सरफेस हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाती है, ध्यान रखना, लिख लेना आप क्वेश्चन ये वाला। क्या बताना है, ये क्वेश्चन लिखाना है क्या, क्वेश्चन लिखाना है क्या, क्वेश्चन था। अच्छा वेरी गुड, बिना क्वेश्चन, अच्छा स्टेटमेंट, फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड सरफेस ऑन द पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखना ग्रेविटी फ्री स्पेस, ताकि आपको वो बिल्कुल वही दिखाई देगी। मतलब वेलोसिटी जीवन कौन सी दे रखी है, जो जीवन में हमारे पास वेलोसिटी कौन सी है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग और जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है। किसी की कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है ना। तो इसमें एक लाइन लिख लो आप, द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और द लाइन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और द लाइन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। विल बी अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। देखो फोर्स कितने, अपन फोर्स को इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला तो इम्पल्सिव और दूसरा नॉन इम्पल्सिव, है ना। तो पहले लिख लो फिर एक साथ बता देंगे। देखो फोर्सेस आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। अब एरो बना के लिखो, इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस टॉपिक है ना, वही टॉपिक है। अब इसमें एरो बना के लिखना, ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइन, 2 ही लाइनें 3 लाइनें मान लो ज़्यादा। तो हो गया, लिख लिया, क्लियर। लिखो फिर, फोर्स इज एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। मैंने कहा एरो बना के लिखते जाओ, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा किसके अंदर लिख रहे हो। मैंने कहते हैं इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स, एरो उस पर लगाना था, है ना। फोर्स इज एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल एंड हुज मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, इम्पल्सिव। कर तो लिखा हुआ ना,
आपने किसी एक छोटे से पत्थर, हाँ छोटे से पत्थर में अगर आपने किसी एक लेयर पे दी होगी तो वो बिल्कुल उस पर छेद कर देती है। जैसे मान लो आपकी दुश्मनी थी किसी स्टूडेंट से, आपके पास एक पत्थर था, मान लो गन, एक गन थी, उसमें छर्रा डाल लगा था, बोल छर्रा, तो आपने क्लास में टिचुक तो वो क्या हुआ फिर पता लगे उसके पास भी था तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है, जो भी बातें बताई उसकी रियलिटी से कोई संबंध नहीं है ना, सब काल्पनिक कल्पना है, कभी वास्तव में नहीं है ना। वास्तव में हीरो कौन है? वास्तव में हीरो कौन है? संजय दत्त तो मूवी नहीं देखी वास्तव? हाँ 50 तोला, वो मूवी वही है, देखिए वास्तव में हीरो संजय दत्त, यहाँ पर कोई वास्तव नहीं है हाँ, तो आगे बात सुन, मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लग रहा है और बहुत धांसू फोर्स लग रहा है, बोलते ना कि फील कराते। जैसे मान लो आप, ये बोला जाता है कि इंजीनियर एक नाइट पढ़ता है और पास हो जाता है, सुना है क्या ऐसा कुछ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट एक नाइट पढ़ते हैं पास हो जाते हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत धांसू मेहनत कर ली लेकिन देखो वो राम भरोसे पता नहीं हो भी जाए, नहीं भी है, कुछ भरोसा नहीं। तो आपने क्या किया, आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, मान लो कल NLM का टेस्ट आया और रात में बैठे 1 मिनट पढ़े बस, शॉर्ट इंटरव्यू और वो 1 मिनट में इतना पढ़ लिया कि आपको सब कुछ आ गया। कैसे? वो मूवी देखी चिट्टी, टिचुक हो गया देखी रजनीकांत वाली, वैसा आपने इम्पल्सिव फोर्स लगा दिया। फीलिंग आ रही है ना, इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव क्या होता है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, even in the process of non-impulsive forces, even in the process of non-impulsive forces, even in the नहीं, in the presence लिखना था, even in the presence of, even in the presence of non-impulsive forces, even in the presence of non-impulsive forces, we can conserve the momentum of the system, we can conserve the momentum of the system just before and just after the event, just before and just after the event, just before and just after the event। अब कौन सा इवेंट? क्या हम किसी बर्थडे पार्टी की बात करें क्या? क्या हम किसी शादी की बात करें क्या? नहीं, हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोजन, कोलिजन, है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेना, इवेंट के ब्रैकेट में एक्सप्लोजन ऑब्लिक कोलिजन। इससे आपको ये बात पता तो चलने वाली होगी कि हमारा कोलिजन स्टार्ट होने वाला है। ऐसा कोलिजन आ गया था, ऐसा तो नहीं लग रहा, अभी तो चलेगा, अभी थोड़ा लेट चलेगा, टेंशन मतलब डरने की कोई बात नहीं। एक्सप्लोजन ऑब्लिक कोलिजन, बिकॉज the change in momentum is negligible for small time interval, because the change in momentum is negligible for small time interval। एक बार दोबारा बोलूँ क्या? एक बार दोबारा बोलूँ क्या? क्यों बोलूँ? क्यों बोलूँ? कोई कारण हो बोलने का? अच्छे से बोला है फिर भी, है ना, दोबारा नहीं बोलना चाहिए। कोई एक बात अगर बोल दी जाए तो उसको दोबारा नहीं बोलनी चाहिए। मेहनत ज़्यादा लगती है ना फिर यार, दो बार बोलने हैं, फिर दो बार ATP टूटेंगे। जानते हो ना ATP? जानते ATP जानते हो? ATP क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बोलते हैं ना, इंसान की एनर्जी ग्लूकोज इंसान के अंदर ATP के फॉर्म में तो पता ही नहीं होता यार, क्या पढ़ते हो लोग? तो मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, मैंने इधर कहीं सुन लिया हुआ है ऐसा। अरे 10th 9th 10th पढ़ी है साइंस। वो काउंटिंग कौन सी क्लास में पढ़ी थी? हाँ, अल्फाबेट कौन सी क्लास में पढ़े थे? वो अभी तक याद है कि नहीं है? फिर बस इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर दिस टाइप क्वेश्चन चलो देखो, मान लो एक सरफेस थी, वही
एक सरफेस थी, आपने क्या किया, एक पार्टिकल को, एम मास के पार्टिकल को ऊपर फेंका, वी वेलोसिटी से फेंका, पार्टिकल ऊपर गया 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 और नीचे आके धड़ाम मुंह से निकला हाय राम, ठीक है। तो ऐसे गिरा और इसकी वेलोसिटी देखो, जिससे वी से फेंका वो वी से आएगा, ऐसा तो पढ़ रखा है ना आपने, काइनेमेटिक्स से पढ़ा था। तो जो ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव है? नॉन इम्पल्सिव। क्यों? क्योंकि उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। पार्टिकल यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, तो ड्यूरेशन, ये जर्नी पार्टिकल इम्पल्सिव लगाएगा कि नॉन इम्पल्सिव लगाएगा? नॉन इम्पल्सिव। क्या लगाएगा? नॉन इम्पल्सिव। नॉन इम्पल्सिव फोर्स, नॉन इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं टाइम कितना लगा इसको, टीजी लगा, टीजी मतलब ग्रेविटी का जो टाइम लगा। अब एक काम करते हैं, एक वॉल है, एक दीवार मान लो, अमिताभ बच्चन वाली मूवी देखिए, वॉल नहीं देखी? बताओ क्या देखते हो, क्या है जिंदगी? अच्छा पढ़ाई में गुजार दी हो, लेकिन मार्क्स अभी तक नहीं आए, चलो ठीक है। देखो अब वही एक बोल दिया, क्रॉस से चिपका दिया किसके, दीवार पे। तो ये मान लेते ये वही एम मास का पार्टिकल इस पे वी से चिपकाया, और इसी टाइम पे वो ये जब जस्ट निकला ना, उसी टाइम पे ये वी है, वही एम मास का पार्टिकल। तो इस फोर्स को क्या बोलूँगा मैं, कौन सा फोर्स बोलूँगा इसको? इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। और मान लेते हैं ये टी है, ये टी डब्ल्यू मतलब जो वॉल पे लगा टाइम ड्यूरेशन पे। तो अब बताओ टी जी ज़्यादा कि टी डब्ल्यू ज़्यादा? टी जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टी डब्ल्यू से, है ना? टी जी बहुत ज़्यादा टी डब्ल्यू से। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ इम्पल्स ड्यू टू अर्थ कितना आएगा? आई कितना आना चाहिए? डेल्टा पी के बराबर कितना आएगा? क्या 2mv के बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा? फाइनल माइनस नीचे ड्यू टू अर्थ बोला है ना? अगर मैं इसकी बात करूं इम्पल्स ड्यू टू वॉल कितना आएगा? क्या इसमें भी यही आएगा क्या? तो इसको अर्थ और इसको मैंने क्या बोला, आई डब्ल्यू बोल देते हैं। आई डब्ल्यू मतलब ड्यू टू इम्पल्स, वही डेल्टा पी दैट इज 2mv। मतलब ये वो है जो रेगुलरली पढ़ता आ रहा है, और ये वो है जो एक रात पढ़ा 10 सेकंड 10 मिनट 2 मिनट अपना काम करके, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब जो कंटिन्यू पढ़ता आया उसका भी आउटपुट सेम आया, और जो 2 मिनट पढ़ा उसका भी आउटपुट सेम आया, है ना? एक नाइट और ये करोड़ों नाइट ऐसे मान लो, नहीं तो 2 मिनट तो कहाँ से आपको, आप तो कुछ ज़्यादा आइडियल के भी पिताजी की बातें हो रही है। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो मैं दोनों का ग्राफ की बात करें, दोनों के ग्राफ की बात करें फोर्स वर्सेस टाइम का, तो क्या होना चाहिए? मान लेता हूँ, अब देखो ये कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि ये तो फोर्स कांस्टेंट है। तो ये फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये इसका एरिया क्या देगा? अगर मैं इसको A1 मान लूँ, और ये देखो कितना आ रहा है, देखो बिल्कुल शुरू में बिल्कुल कोई फोर्स नहीं था क्या? लेकिन फिर एकदम से फोर्स लगा, वैल्यू बढ़ी, बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल लगा, फिर वापस हो गया। तो ये इसको एरिया को A2 बोल देता हूँ, ये फोर्स वर्सेस टाइम, ठीक है? बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो A1 = A2 हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रही बात? क्योंकि ये आपस में बहुत बड़ा बराबर लगा देता हूँ, देखिए आपको पता लगे दोनों बराबर।
अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इम्पल्सिव फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स इम्पल्सिव में आएंगे कि नॉन इम्पल्सिव में आएंगे? स्प्रिंग में क्या बिगड़ा? हाँ, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सर ये तो कन्फ्यूजन कर दिया आपने। कौन सा फ्यूजन? कन्फ्यूजन कर दिया। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव होगा, लेकिन नॉर्मल बोल दिया, टेंशन बोल दिया और फ्रिक्शन बोल दिया, ये नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं और इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हाँ, जैसे मान लो आप घर पे सो रहे हो और दो भाई रहते हो, आप दोनों भाई रहते हो, है ना, बाहर मतलब घर पे, मतलब आपका एक भाई है, वो आपको सोते देखते हो, आपको उसको अच्छा नहीं लगता है, सो क्यों रहा है ना। अब रात के 3 बज रही थी, अब सो रहे थे, तो आया, आपको उठाया, पकड़ से उठा के खड़ा करके चला गया। अब आप कुछ फीलिंग आ रही है समझ में है ना। तो ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हुआ है? अरे वाह, चलो आपके साथ भी हुआ है, चलो मेरे साथ भी हुआ था अब मेरे तो 3 बड़े भाई है, तो सोचो हवा में लटका दिया हुआ है, तो लेकिन ऐसा हवा में तो नहीं, ग्रेविटी भी तो कोई चीज़ होती है। तो हो गया, इसको बोलते हैं नींद से उठाने की निंजा टेक्निक यही है ना। तो ये लिख लेना। इसका एक एग्जांपल और दे सकते हैं, बताओ क्या? बैट बॉल खेला कभी? बॉल आती हुई दिखी, बैट ने बोला आओ, बैट ने बोला आओ बेटा, आओ बेटा आओ, तुरंत प्रभाव से तुरंत चिपकाया और वो वहाँ निकल गई बाउंड्री पास। तो आप इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो, बैट एंड बॉल स्ट्राइक्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव में तो आपको कोई दुख दर्द वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। हम है ना, मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, वापस जाओ उस पर, सेकेंड लाइन पे, तो अब आपको एक चीज़ जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि जो मैंने लिखाया था वो अब समझाया, तो अब पढ़ो उसको। फर्स्ट तो आगे होगी, सेकेंड लाइन पढ़ो। क्या लिखी है सेकेंड लाइन? इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब जब नॉन इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा ना, तो अपन वहाँ पर मोमेंट सिस्टम का जो मोमेंटम है उसको कंजर्व कर सकते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स में, क्योंकि वो बहुत क्योंकि और वो कब करूँगा? जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ओनली, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। बात समझ में आ रही है? जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ध्यान रखना, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ही कर सकते हैं बस, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, बिकॉज द चेंज इन मोमेंटम इज वेरी नेग्लिजिबल। क्योंकि उस टाइम पे जो मोमेंटम में चेंज होगा ना वो बहुत कम होगा नॉन इम्पल्सिव फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू आएगी नहीं कुल मिला के, नेट फोर्स ही 0 मान लो, फोर्स तो होगा लेकिन वो इतना कम होगा कि अपन नॉन इम्पल्सिव है, क्योंकि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इम्पल्सिव में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कई चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो 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 टाइम इंटरवल आएगा ना जिसका, उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो बहुत क्या आती है? बहुत कम होती है। किसकी वैल्यू? मोमेंटम में चेंज की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, आगे बात समझना। तो अपन किस में लगा सकते हैं कंजर्वेशन? इम्पल्सिव में कि नॉन इम्पल्सिव में? नॉन इम्पल्सिव। बात समझ में आ गई? तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस कौन सा? फर्स्ट जी या डब्लू? जी।
ठीक है, तो आप लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट पॉइंट करके, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि इसमें क्या बहुत टाइम लग जाता है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है दोनों में। और इम्पल्सिव तो बिल्कुल हिट और ट्राई वाला मेथड चल रहा है, टक से निकल के बाहर आ जाना, बोलते हैं ना मौत को छू के टक से बाहर आ जाता है। देखी होगी मूवी, नहीं देखी होगी, चलो कोई बात। सेकंड पॉइंट लिखो, टेंशन कोमा नॉर्मल एंड फ्रिक्शन इज इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव फोर्स। टेंशन कोमा नॉर्मल एंड फ्रिक्शन इज इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव डिपेंड ऑन सिचुएशन। मान लो अगर मैं किसी इवेंट, मान लो कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट जैसे कि कोई कोलिजन हो रहा है, कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, कोई कोलिजन हो रहा है और कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, और वो टाइम जो इंटरवल है बहुत कम होता ही है। बम फूटने में टाइम लगता है क्या? कभी फोड़ा बम? नहीं फोड़ा। टाइम ड्यूरेशन, अगर वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा तो क्या मैं वो लगा सकता हूँ? क्या लगा सकता हूँ? वो मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ का टाइम ड्यूरेशन क्या है? बहुत कम है, और फोर्स भी कौन सा है? नॉन इम्पल्सिव। तो वहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड कब होता है? बताओ कब वैलिड होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। जब फोर्स ही बहुत कम लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स को मतलब जीरो मान सकते हैं ना, इसलिए। आई बात समझ में? क्योंकि नॉन इम्पल्सिव फोर्स उस छोटे से इंटरवल में जो चेंज लेकर आएगा ना, जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है उस छोटे से इंटरवल में जो चेंज लेके आएगा वो चेंज बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। इसलिए क्या लगा सकता हूँ मैं? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, कौन सा जन? एक्सप्लोजन हो रहा है। तो एक्सप्लोजन में जो टाइम ड्यूरेशन लगा, मान लेते हैं कितना? 10⁻⁻6 सेकंड लगा। पता ही नहीं चलता था। तो आप क्या वहाँ खड़े हो के आप बम फेंक के फोड़, अब आप बम फेंका और दौड़ने चले जाओ, आप बता भी नहीं पाओगे मैं बम फेंक के आया, क्योंकि आप उसके साथ चले जाओ। गलती से आप उसी डायरेक्शन में चले गए तो फिर तो और बढ़िया बात हो जाए। तो याद है ना एक मिसाइल फेंकी थी अपन ने, उसी के ऊपर आके गिर गई थी, देखिए बच गया था, लेकिन वो तो वही चीज़ बता रहा हूँ। अगर तो इसमें इम्पल्स क्या होगा? I = F.Δt, ये होगा ना। तो अगर मान लो ये ड्यू टू mg है, क्योंकि अगर एक्सप्लोजन होगा, कोई बम फेंका होगा, वो mg की मान लेते हैं, तो mg होगा, उसकी वैल्यू इंटू Δt आएगी। मान लेते हैं m × 10 इंटू दोनों का मास 10 है और इसकी वैल्यू -10⁻⁶ हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁴। ये कितना चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ इम्पल्स में? मतलब इम्पल्स की वैल्यू कितनी आएगी? क्या बहुत ज़्यादा है? क्या है? बहुत ज़्यादा है? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो डेल्टा, इसको क्या डेल्टा पी बोल सकता हूँ ना मैं? तो मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा, वेरी लेस। तो मैं जब टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो तो मैं यहाँ पर मोमेंटम को क्या कर सकता हूँ? कंजर्व। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन मान सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। ठीक है, बात समझ में आई? आ गई? आएगी नहीं आएगी? लेकिन मान लो ये तो क्या नॉन इम्पल्सिव फोर्स था, और ये मान लो कोई इम्पल्सिव फोर्स हो जाए, मैं लिख देता हूँ नॉन इम्पल्सिव। ये मान लो क्या हो जाए? इम्पल्सिव फोर्स हो जाए, तो F = F × Δt हो जाए। अब इम्पल्सिव फोर्स में टाइम तो वही है, -6 सेकेंड, 10⁻⁻⁶ सेकेंड। ठीक है, लेकिन जो फोर्स लगा वो बहुत तेज लगा कि नहीं लगा? शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम, वो फोर्स तो वही, टाइम तो वही लग रहा है, लेकिन इसमें इस बार फोर्स ज़्यादा लगेगा इम्पल्सिव में, टक। तो अगर मैं इससे सोल्व करूँ तो आई की वैल्यू क्या आ रही है? 10⁻⁷ × 10⁻⁻⁶।
तो इसके कोई हाथ पाँव आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे? इसके तो कुछ भी नहीं आ रहा था, इसके हाथ पाँव है। टेन चेंज बहुत चेंज होता है ही नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? यहाँ पे नहीं लगा सकता, यहाँ पर लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही? आगे ना नॉन इम्पल्सिव में मैं लगा सकता हूँ क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। जिस टाइम पे एक्सप्लोजन होगा या फिर इवेंट होगा। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, लिख सकते हो ना, लिख लोगे ना? जो मैंने बोला क्या करना है आपको, जो मैंने बोला ना, हाँ नहीं, वीडियो ही से आपके पास, एक एक लाइन लिख लेना। वैसे मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ, टेंशन मत लो। मैं बिल्कुल जीरो स्टूडेंट को लेके चलता हूँ, ध्यान रखना ये बात। जीरो मतलब उसको कुछ ही नहीं आता, तो उसके लिए मैं नोट्स में लिख देता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने नोट्स आपके सॉल्यूशन में लिखे तो वो इसलिए लिख देता हूँ। मान लो कोई बिल्कुल जीरो माइनस नेगेटिव वाला भी आ जाए तो उसको समझ में आ जाएगा ये क्यों किया। मैं एज ए टीचर सोच के नहीं लिखता, मैं एज ए स्टूडेंट सोच के लिखता हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता। तो नोट्स क्योंकि अपन क्लास में जो पढ़ते हैं ना, अगर आपने उसी दिन पढ़ लिया तो आप 80% आपको याद हो जाएगा घर पे जाके। 80% याद रहेगा, पूरा नहीं रहता। लेकिन अगर वही आपने 2 दिन बाद किया तो 50%, 5 दिन बाद किया तो 10%, और 10 दिन बाद किया तो हाँ याद रह जाए तो ऊपर वाले की दया, नहीं रहा तो भी ऊपर वाले की दया। हो गया? ये बहुत कम था इसलिए इसके हाथ पाँव नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा है इसलिए इसके हाथ पाँव है। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, करेंगे? ये हो गया? तो इस प्रकार से हमें क्या कर लेना है, सोच विचार कर लेना है। जैसे आप सोच विचार कर लोगे तो आप में नई ऊर्जा का क्या होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, नई ऊर्जा का वो होगा, डेस आप लिख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां से वही आपने एक बम को फेंका है जिसका मास 2 किलोग्राम का। देखो दो कंडीशन है, या तो आप टेररिस्ट बनोगे या फिर आप फौजी बनोगे। देख लेना कंडीशन के ऊपर है, सिलेक्शन हो गया तो देश की सेवा। देखो आपको सब कुछ आना चाहिए क्या पता आपको सब्जी बेची पड़ जाए, है ना। पढ़ोगे तो फिर नहीं बेचनी पड़ेगी, है ना। पढ़ोगे तो नहीं बेचनी पड़ेगी, तो इसलिए बोलता हूँ पढ़ो। एक बम था आपके पास, आपने उसको फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना है, 37 डिग्री का। जाएगा जाएगा जाएगा, ये यहाँ पे आकर यहाँ पहुँचते ये 2 इक्वल पार्ट में टूट गया। सस्ता वाला बम, मान लिया कि ये 1 kg ऊपर 1 kg नीचे, ठीक, फूटा, ठीक। ये इसको सेकंड पार्ट मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है वो तो नीचे आया किसी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से। मैं उसको बस छोड़ने वाला था कि वो डायरेक्ट फ्री फॉल गिरा, लेकिन थोड़ा स्पीड दे देंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अब देखो ये कंडीशन है एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब समझते हो, जो ट्रेजेक्ट्री है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है, वहाँ पर ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, रिएक्शन हो गया, इवेंट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो आपको बताना है ये दोनों इक्वल पार्ट में टूटा है, तो आपको बताना फाइंड, लिखो फाइंड ए पार्ट, द वेलोसिटी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो फिर बोलोगे सर थ्योरी क्या थी। द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉम्ब जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, और सेकेंड पार्ट है द अमाउंट
the amount of energy released during the explosion. कर सकते हो क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा था ना बिफोर और आफ्टर. बिफोर ये होगा क्या? अच्छा, ये बिफोर होगा क्या? बिफोर होगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा जब, फिर वहाँ जाके फूटा. तो उसके जस्ट 1 सेकंड पहले मतलब ऐसे. हाँ, जब टॉप, मैंने बोला एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे फूटा, तो वहाँ पहुंचा तभी तो फूटा कि फूट के फिर पहुंचा. अब देखो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसमें कौन सी वेलोसिटी की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जीरो हो जाएगी. तो बिफोर क्या हो जाएगा कंडीशन? 2 kg का इसका कंपोनेंट कितना होगा? 8. आ गई फाइनल, तो आप निकाल लोगे क्योंकि उसमें सेकंड की एक वेलोसिटी तो दे रखी है मैंने, उसकी फर्स्ट ही तो निकालनी हो तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ? मोमेंटम कंजर्वेशन. कितना? करेक्ट. क्वेश्चन बड़ा था बस दिखने में, आंसर लाने में कोई दम नहीं है. बस आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता. वो आप जब कर पाए, क्योंकि मैंने वहाँ एक कंडीशन बता दिया आपको कि वो बिफोर, नहीं तो उड़ जाता है. देखो उस जगह पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg. अब mg लग रहा होगा. जब mg लग रहा है तो उसके मोमेंटम में कुछ चेंज होगा क्या? बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज होगा, क्योंकि mg कौन सा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव. में भी क्या होता है, आप भी इम्पल्सिव हो क्या? हाँ, तो हम पढ़ते पढ़ते भड़क जाते हैं. तो रेंडमली बढ़ गया ना तो. लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि इतना भड़क जाता है कि पास वाली दीवार टूट के बाहर निकल जाती है तो पास वाला कमरा अंदर आ जाता है. ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता. आ गया? आ गया बेटा? आधा आ गया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं. देखो बिफोर कंडीशन क्या हो रही होगी, यहाँ पे बना देता हूँ मैं. यहाँ पे क्या होगा, ये 8 से चल रहा होगा क्योंकि इसका कंपोनेंट एक 8 होगा और एक ये जो भी काम तो आएगा नहीं हो. यहाँ पे वर्टिकल तो 0 हो गया ना, तो ये 8 होगा. तो क्या क्या वो निकालते हैं अपन मोमेंटम कंजर्वेशन से? क्या होगा? 2 × 8. 2 × 8 इक्वल टू, मान लो इसकी वेलोसिटी कोई v1 होगी, यही है. चलिए सेकेंड पार्टी कर लेना. चलो ठीक है. एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, वाई डायरेक्शन में लगाओ, जेड डायरेक्शन में लगाओ, एक्स वाई जेड में लगाओ, या फिर ABCD EF G जिसमें लगाना चाहो आप लगा सकते हो. आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो v1 की वैल्यू कितनी है आपके? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी. देखो अगर ये होगा तो कहीं इधर भी वेलोसिटी होगी, कहीं इधर भी होगी. इसको v1 मानो, इसको v2 मानो. अब लगाओ एक्स डायरेक्शन में. एक्स और वाई दोनों लगेगा ना. तो एक्स में क्या लगेगा? 1 × v1 प्लस 1 × 0. ये वाला पार्ट इधर तो जा ही नहीं रहा ना. अरे 1 × v1 1 × 0 नहीं आया? आइए. तो v1 की वैल्यू क्या आ गई? 16 मीटर पर सेकंड. चलो एक तो आ गया. अब दूसरे में वर्टिकल डायरेक्शन लगा दो, क्या आएगा बताओ? क्या 2 × v जो 0 के बराबर है क्या? उस टाइम पे 0 है ये. अब ये और ये बताओ क्या हुआ? 1 × v2 प्लस 1 × माइनस का 10. डायरेक्शन भी जरूरी है. तो v2 की वैल्यू क्या आ गई? कितना? 12 आई क्या कि 10 आई? ये 0 है ना? कमाल करते हो पांडे जी. तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया?
V1 आई के प्लस V2 जे के, ये होगा। तो V1 कितना था 16 आई के प्लस 10 जे के। ये किया था क्या बेटा आपने? ऐसे ही किया था क्या? ऐसे ही किया था क्या? आपने आई के जे के मान लिया था। चलो अभी सही। सेकंड पार्ट बताओ क्या आएगा? नहीं है क्यों? देखो एक्सप्लोजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो ओनली काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वजह से ही तो होगा वो। जो एक्सप्लोजन होगा ना, देखो उसमें क्या है, उसमें क्या चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज होगा बस। तो के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी रिलीज, क्योंकि वो एनर्जी में चेंज होने की वजह से तो हुई। तो लिख लो आप चाहो तो, हाँ लिख लो। क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वजह से अमाउंट रिलीज हुई, बस ये ध्यान है। तो अब आप सोल्व कर लो, क्योंकि अपन क्या लॉन्ग इंटरवल में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने वो वहाँ से नहीं लिया। बताया था ना मैंने अभी, मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाऊंगा? जब शॉर्ट इंटरवल होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो लफड़ा पड़ जाएगा, 100 से 200 बातें हो जाएगी उसमें तो, और हमें ओनली एक ही बात करनी है बहुत शॉर्ट टाइम में। तो आ गई बात समझ में? कितना आएगा अमाउंट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? क्या 100 है क्या? 100 इंटू 200 है क्या? मतलब 100 है क्या? 10 हाफ एम वी स्क्वायर। 64 आएगा, सही है। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने लगाया ही इसे यहाँ पे, इसलिए देखो आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है कि नहीं होती? अब यहाँ पर इसी जगह पे, दोनों इसी जगह पे, उस जगह तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कुछ होगा ही नहीं, तो चेंज किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो वो एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर तो होगी, जो एनर्जी रिलीज हुई वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अब इसकी एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, 8 का स्क्वायर 64। इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, आपको पता ही है इसका, आपको निकालना आता है क्या? रूट 16 प्लस 10 रूट में, रूट 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट में जो आएगा निकालोगे, तो 256 प्लस 100 356 बाई 2 228 नहीं बाई 2 आप कर लेना ठीक है। 256 प्लस 100 को आधा करो ना, कितना आएगा? 2280 तो आएगा। बताऊँ क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? फाइनल कितनी होगी? हाफ 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू रूट 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 50 प्लस 178 हाँ स्क्वायर। क्या क्या हुआ? बोलो बोलो। ये इसकी भी तो कोई एनर्जी होगी, ये फाइनल, इसकी भी तो एनर्जी होगी। तो 8 करने पे कितने आएगी? 228 जूल। ये तो फाइनल है। इनिशियल क्या है? 64 बस, दैट इज एनर्जी रिलीज। 228 माइनस 64 164, ये आएगा। कैलकुलेशन करवाते हो यार, शर्म नहीं आती है। ये तो पता लगे ना, हाफ 1 इंटू 10 स्क्वायर क्यों किया? पहले वो एक ऊपर वाले नीचे फर्स्ट पार्ट में निकाला, सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट।
ठीक है, हो गया ना, तो आ गया ना, आया नहीं आया? ये टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन आपको? टफ लग रहा है क्या? टफ तो होते ही नहीं। ये आपके चुटपुट बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, चुटपुट बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये आ गए तो आपने मान लो आप विजय हासिल कर चुके हो। विजय किसी लड़के का नाम नहीं है, या विजय आपकी जीत से हुए। कवि का तात्पर्य विजय का मतलब जीत से, आपकी जीत। ठीक है, एक दो पता लगे। ठीक है, एक 3 kg का ब्लॉक था, वो मैंने स्प्रिंग से बांध रखा है। के की वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर। इनिशियली रेस्ट में, इनिशियल। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक वही आप क्या आते थे, यहाँ पर एक और रख दिया। ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक, इसको आपने स्पीड दी 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्मूथ है सरफेस, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ठीक है, तो लिखो जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब देखो आगे से आगे टकराएगा, कोलिजन होगा कि नहीं होगा? तो लिखो जस्ट आफ्टर द कोलिजन बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। मतलब ऐसा हुआ जैसे इसे जैसे मतलब आप में इतना दम, आपने से लात की दी, ये इतना फास्ट इस पे जाके लगाया गया, इस पे चिपक गया मतलब हो जाता है ना, आपको पता है चिपक गया। हाँ, तो आपको क्या बताना है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब मूव टुगेदर हुआ तो दोनों चिपक गए, तभी तो साथ साथ चलेंगे। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। Find the maximum compression in the spring. Find the maximum compression in the spring. यहाँ क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कौन सा है? नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? मोमेंटम। लेकिन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ध्यान रखना, जो ये बात में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, यही काम की है। अगर आपने पार्टिकल को जहाँ से फेंका वहीं पे लगा दिया तो फिर आपको मैं क्या भगवान भी नहीं बचा पाएंगे एक्सप्लोजन होने से। यहाँ बात बम की नहीं हो रही है, आपकी बात आपकी हो रही है। ठीक है, एक्सप्लोजन होने से, क्योंकि वो आपको एग्जामिनर आपको लल जाएगा कि ये यहीं लगा है, वो आपको लालच देने की कोशिश करेगा कि ये यहीं पे लगा है। एग्जामिनर आपको लालच देगा कि इसको लगाओ, यहीं पे लगा दो और उड़ जाओ। एग्जामिनर करेगा ऐसा, क्योंकि वो एग्जामिनर बहुत चालाक है। कर सकते हो क्या? हाँ, अब आप सोचो मैक्सिमम कंप्रेशन में वो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? बस हो गया ना आपका आंसर। तो इसको करके लाना, बताऊँ क्या? हाँ, बताऊँ? चलो देख लो, फिर इसको छोड़ दूंगा मैं आपको। तो वो कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लगा लो। क्या है, देखो बिफोर कोलिजन क्या होगा? 10 × 2 + 3 × 0। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मान लो आपस में ये बात की कंडीशन है, लास्ट में 5 kg का हो गया क्या, तो ये v से चलने लग गया क्या? ठीक है, तो 5 × v हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितनी आ रही है? डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा ना? क्या ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर है क्या बेटा? ये आंसर है क्या? नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है? मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है तो आप स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते? नहीं लगा सकते? तो पता नहीं क्यों नहीं आया था आपको। सर हमें कैसे पता चलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है? तो मैंने कहा हर जगह लगा सकते हो आप, तो उसको तो
ये तो सब जगह वैलिडेटेड है ना, तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा एन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, कर दो फटाफट। अगर आपको कंडीशन देखनी हो तो ये देख लो, ये कंडीशन 5 है। क्या देखो ये v कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। अब ये कंप्रेस हो जाएगा तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ये 5 kg है, तो ये v0 नहीं होगा क्या मैक्सिमम कंप्रेशन पे? तो आपको ये तो है x, ये तो कंप्रेशन आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। ये एनएल मान लो ना नेचुरल एंड पोजीशन, ये इनिशियल में यहाँ पर था, अब तो लगा सकते हैं। तो हाफ के कितना है 10 इंटू एक्स इनिशियल कितना है 0 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, और क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कितना है इसमें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 0, इनिशियल कितनी है हाफ 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये 5 बच गया माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 इंटू 16 5 इंटू 8 सॉरी 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, x इक्वल टू 2√2, इतना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। यहाँ पे लेकिन जो वेलोसिटी होगी ना सेंटर ऑफ मास की, मतलब सिस्टम की, वो कांस्टेंट ही रहेगी सेंटर ऑफ मास की। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग है वो किसी वॉल से कनेक्ट है, और वॉल कहीं ना कहीं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा देगी फिर, इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो स्प्रिंग किससे जुड़ी हुई है वॉल से जुड़ी है, और जो वॉल है वो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगी। जब स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगी तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना उस पर, अब एक्सटर्नल फोर्स हो गया तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि पहले इसकी जो वेलोसिटी वो 4 थी, बाद में 0 हो गई, ऐसे भी दिख रहा है। तो बाकी अब कल करते हैं।